प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क और अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखने के साथ साथ राज्य को कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। किसान संगठनों का नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से किसानों की आपत्तियों का हल निकालने के प्रति है कटिबद्ध। कई किसान संगठनों ने नए प्रावधानों का किया समर्थन। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑपरेशनल गाइडलाइन कर दी जारी। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। ट्वीट कर कहा, उनके दिखाए मार्ग देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा करते रहेंगे, देशवासियों को प्रेरित। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। डीडी न्यूज यूपी पर आज से नए परिवर्तन और नए समय के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। सायं 7 बजे से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव के दर्शक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslakhnau@gmail.com पर दे सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ कच्छ में विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क और अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के गुजरात दौरे पर देश के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क की नींव रखेंगे। कच्छ के वीगाकोट में तकरीबन 72,600 हेक्टेयर में बनने जा रहे इस पार्क की क्षमता 30,000 मेगावाट की होगी। कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा यहाँ तैयार होने वाली बिजली न सिर्फ कच्छ बल्कि पूरे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कच्छ के मांडवी में अलवाड़ीकरण संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जिससे मुंद्रा, लखपत, अब्दासा, नखत्राना, भचाऊ, रापर और गांधीधाम क्षेत्र के 8 लाख लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचेगा। कच्छ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में 121 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लांट का भी आधारशिला रखेंगे, जो बिल्कुल नए तकनीक पर आधारित होगी और इसकी क्षमता 2 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे से यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि कच्छ में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश शीघ्र ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विनिर्माण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार कारोबार करना सुगम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनसे प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक चरण में सहायता भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष जून में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और सभी तरह की अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र को भागीदारी में समर्थ बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस की स्थापना से प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप को भी समान अवसर मिलेंगे।
नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों का विरोध अभी भी जारी है, तो वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से हल निकालने को प्रतिबद्ध है। कल तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात करके नए प्रावधानों का समर्थन किया, तो किसानों के बीच भ्रम फैलने की बात भी कही। सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने फिर से नए प्रावधानों को किसान हित में बताया और बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने की बात भी दोहराई। सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ नए कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों पर विचार करने और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार है, तो वहीं कुछ किसान संगठन कानून की वापसी पर अड़े हुए लगातार दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी सरकार और किसान के 18 संगठनों के बीच मुलाकात और संवाद का सिलसिला देखने को मिला। उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों के किसान शामिल रहे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान संगठनों ने साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद बढ़ाने के मकसद से आयात शुल्क घटाने, कीटनाशकों पर जीएसटी घटाने और कृषि उत्पादों को न्यूनतम जीएसटी की श्रेणी में रखने की मांग की। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो 3 कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। किसानों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार मुद्दे का हल करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में किसान संगठनों को अब आगे बढ़कर पहल करनी होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. इस बीच कुछ किसान संगठनों ने सांकेतिक अनशन किया, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने भी शिरकत की। ऐसे दलों की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर किसानों के बीच कानून को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसी भी कीमत पर बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमाओं पर भी प्रदर्शन चल रहा है। यूपी दिल्ली सीमा पर जारी प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस गए और इनके फोटोग्राफ भी वहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। जो लोग ये दिल्ली के शाहीन बाग या अन्य जगहों पे धरना प्रदर्शन करते थे और इसीलिए हम लोगों ने आगाह भी किया है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे किसानों ने ऐसे लोगों का बहिष्कार भी किया है और उनको यहाँ से हटाया भी है
और लगातार हमारी इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के लोगों की किसान बंधुओं से वार्ता चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह के कोई तत्व किसान आंदोलन में न घुसने पाए। दरअसल सरकार की मंशा देश को नई सदी का भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने की है। इसी क्रम में कृषि सुधार भी हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े और किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आए। वहीं भाजपा का आरोप है कि विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है और सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने की चाहत रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 दिसंबर को बरेली में आयोजित भाजपा के किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री भी अलग अलग जिलों में गांव-गांव तक पहुंचकर नए कृषि कानूनों के बारे में फैले भ्रम को दूर करेंगे। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा में और वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में किसानों को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अमेठी में, डॉक्टर महेंद्र सिंह मुरादाबाद में और राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ में किसानों को संबोधित करेंगे। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में 50 स्मार्ट क्लास बनाए जाने की कड़ी में आज नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन है कि प्रदेश के हर स्कूल को एक स्मार्ट क्लास मिले। इसके लिए निजी संस्थानों और संपन्न लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए और उसी कड़ी में HDFC की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है। जो हमारा जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। शेष 49 का एस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से गायब लगभग 18,000 शिक्षकों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। संभवतः इन 18,000 शिक्षकों ने मानव संपदा पोर्टल में अभी तक अपना डेटा फीड नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की जांच की जा रही है। 18,000 लोग जो हमारी लिस्ट में अध्यापक हैं उन्होंने अपना डेटा फीड नहीं किया है, तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी, तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई। गोंडा में विकासखंड मनकापुर के अशरफपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि धनाभाव के कारण प्रदेश के किसी भी गरीब की बेटी का विवाह नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गरीब की बेटी का विवाह प्रदेश सरकार करा रही है। विगत 3 वर्षों में प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3 लाख से अधिक गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न कराया गया। मंत्री ने नव दंपतियों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। 75 जोड़े से ज्यादा के बच्चों की शादी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि पैसे के बिना कोई भी गरीब की लड़की का पीला हाथ होने से नहीं रहेगा। सब लोग मिलकर के सारी व्यवस्था कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 51,000 रुपया पर जोड़े पर खर्च करेगी और आज भी खर्च कर रही है, आगे भी खर्च कर रही है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें कोई और बीमारी है, साथ ही 50 साल से कम उम्र के लोग जिन्हें कोई और बीमारी है, जैसे मधुमेह, कैंसर, दिल की बीमारी, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर यानी तीनों सेना, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, म्युनिसिपल वर्कर और राज्य की पुलिस, इन सबको पहले चरण में ही वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि पहली वैक्सीन की डोज दे दी गई है। वैक्सीन की ये पहली डोज सबसे पहले एक नर्स को दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने सुरक्षित एवं प्रभावी टीका विकसित किया। आज की उपलब्धि अमेरिका की असीमित क्षमता की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि ये टीका अमेरिकियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के बीच राहत भरी खबर आई है। देश में बीते 5 हफ्तों में कोरोना संक्रमण की औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक चार्ट के जरिए इसे रेखांकित किया है। चार्ट के मुताबिक 9 नवंबर से 15 नवंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.32% दर्ज की गई थी। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.08%। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक ये रेट 3.82%। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.36% और 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.16% दर्ज किया गया। यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। 1 जनवरी 2021 से बैंकों द्वारा चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था लागू होगी। देश में तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने ये अहम फैसला लिया था। आरबीआई ने बैंकों को नए साल की शुरुआत से पहले नए चेक के नए नियम से अवगत कराने के लिए ग्राहकों को जागरूक करने को कहा है। इसके लिए बैंकों द्वारा ग्राहकों को SMS अलर्ट भेजने को कहा गया है। लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है। राज्य सरकार शीघ्र इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज देगी। प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और उसी दिन आधी रात से ग्राम पंचायतें बंद हो जाएंगी। उसमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द पंचायती चुनाव कराना चाहती है ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की जा सके। सरकार प्रदेश का शहरी दायरा और बढ़ाने जा रही है। 32 बड़े गांवों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। वहीं करीब 10 नगर पंचायतों और 10 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देना चाहते हैं। प्रदेश के बड़े बड़े गांवों की आबादी बढ़ तो गई है, पर जरूरत के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देकर उनमें विकास की तैयारी होगी। नगर पंचायत बनाने या फिर सीमा विस्तार पर सरकार ने लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ये सुझाव और आपत्तियां संबंधित जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा ली जा रही है।
इन प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सैमसंग मोबाइल फोन का स्क्रीन उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। वियतनाम और चीन के बाद भारत तीसरा देश होगा जहां सैमसंग स्क्रीन बनेंगे। प्रदेश में स्क्रीन बनने के बाद मोबाइल की कीमतों में गिरावट आना तय है, क्योंकि अभी तक स्क्रीन के आयात पर 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है। जनवरी 2021 से यहां स्क्रीन बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये फैक्ट्री सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के परिसर में ही लगाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा की सोमवार को हुई 69वीं बोर्ड बैठक में विकास के कई निर्णय लिए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण की महायोजन फेज 2 में वृंदावन शहर के करीब हेरिटेज सिटी एवं पर्यटन केंद्र विकसित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जेवर में बन रहे नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में भी तेजी लाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यीडा के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यीडा की महायोजना फेज 2 में राया नगरीय केंद्र की महायोजना के तहत वृंदावन शहर के करीब हेरिटेज सिटी एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। देखिए, आज यमुना प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक थी और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बोर्ड को वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया गया, परियोजनाओं की प्रगति बताई गई, प्रॉपर्टीज़ हैं और किसानों की समस्याएं हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं। उसमें किया गया 5 थानों के लिए ₹1 पर सांकेतिक ₹1 पर उनको लीज की गई और ये ज़मीन पुलिस विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस विभाग को 6 वाहन दिए गए हैं, वो भी बोर्ड ने अप्रूव किया। इसके अलावा टप्पल बाजना और राया हेरिटेज सिटी के लिए आरएफपी डॉक्यूमेंट जो फ्लोट किया गया है वो भी बोर्ड ने अवलोकित किया। इन दोनों की आरएफपी निकाली गई है और जो डेवलपमेंट प्लान या फाइनेंशियल ऑप्शंस आएंगे उसके आधार पर ये तय होगा, कंसल्टेंट की स्टडी के बाद तय होगा कि कौन सा मॉडल श्रेष्ठकर होगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बाबत R&R की कार्यदायी संस्था के रूप में प्राधिकरण ने 10 विकास कार्यों का टेंडर जारी किया है। इसमें 6 कार्य अवार्ड कर ग्राम जेवर बांगर साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सीईओ ने बताया कि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर दरों में संशोधन को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर ही है। इसी नाम पे बिड निकली थी, इसी नाम पे कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है और यही नाम विधिक रूप से भी सही है और यही नाम सही भी है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई चेंज प्रस्तावित है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट 7 अक्टूबर को हो चुका है। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG और उसकी भारतीय कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट YIPL तथा नाइल के मध्य में, और इसके बाद उसको 60 दिन के अंदर 7 दिसंबर तक अपना मास्टर प्लान सबमिट करना था। उसने 4 दिसंबर को अपना मास्टर प्लान सबमिट कर दिया है। ये मास्टर प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा गया है ताकि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA दोनों से अपना मंतव्य उस पर प्राप्त कर सकें। ये क्योंकि काफ़ी जो मास्टर प्लान में चीज़ें हैं वो DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित हैं, इसलिए उनके मंतव्य के बाद ये मास्टर प्लान नाइल बोर्ड में जाएगा और नाइल बोर्ड से अनुमोदित होगा। पूर्वोत्तर रेलवे राजधानी लखनऊ में लखनऊ जंक्शन स्टेशन और बादशाह नगर स्टेशन पर यात्री सुख सुविधाएं बढ़ा देगी। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक SC प्रसाद ने स्टेशनों पर विकास कार्यों का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक ने यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता, रेल राजस्व बढ़ाने व स्टेशन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों की विधिवत निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया। IPL लीग में इस बार सुरेश रैना का जलवा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुरेश रैना उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम की तरफ से T20 क्रिकेट में जलवा बिखेरने को तैयार हैं।
सूत्रों के मुताबिक कानपुर में रैना ने रविवार को अभ्यास किया और बाद में बताया कि वो मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट के उत्थान के लिए यूपीसीए एक टूर्नामेंट आयोजित कर सकती है, जिसके लिए बातचीत जारी है ताकि ऐसी पहल से राज्य के क्रिकेटरों को बढ़ावा मिले। सुरेश रैना ने कहा कि प्रदेश में काफी क्रिकेट प्रतिभाएं मौजूद हैं और ये शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसी प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन देकर हर जगह कामयाबी से हम कामयाब हो सकते हैं। मोबाइल फोन कहीं भी रख देना कई लोगों की आदत होती है। ऐसा करते समय हम ध्यान नहीं देते कि जिस जगह पर हम सेल फोन रख रहे हैं वो जगह साफ है या नहीं। मोबाइल फोन को यहाँ वहां रख देने से हम कितनी गंभीर समस्या को निमंत्रण दे सकते हैं। मोबाइल फोन्स का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है? कई बार हम अस्पताल मोबाइल फोन का लैब जाते हैं वहां रख देते हैं, किचन जाते हैं वहां रख देते हैं, टॉयलेट जाते हैं वहां रख देते हैं, अस्पताल जाते हैं वहां रख देते हैं, कूड़ेदान के आसपास भी रख देते हैं और सब जगह रखते हैं और सब लोग रखते हैं। उनमें कुछ व्यक्ति या कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पे कि थोड़े जो माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो इतने स्वास्थ्य के लिए उचित ना हो और ऐसे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेल फोन को हर जगह अपने साथ ले जाने से सेल फोन पर कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं और जब हाथों से उसे छुआ जाता है तो वही कीटाणु हाथों में आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करके बीमारी का कारण बनते हैं। फर्ज कर लीजिए आपने 2-3 घंटे आप ट्रैवल करा और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा, जब आप वापस आएंगे वो कीटाणु उस पे हाथ पे लगे रहेंगे, वो फिर आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे खाने पीने में मुंह के जरिए या श्वास के जरिए या त्वचा के जरिए। जैसा कि हम अपने कपड़ों को रोज साफ करते हैं, बदलते हैं, धोते हैं, उसी तरह से मोबाइल फोन को भी साफ रखना उतना ही आवश्यक है। इसको आप टिश्यू पेपर से या रुमाल से या तौलिए से कर सकते हैं साफ, उसमें थोड़ा सोप वो जो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से एंटीसेप्टिक लोशन की इस्तेमाल नहीं जरूरत होती है, लेकिन आजकल जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आए हैं वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन का कवर दोनों साफ, सुंदर और स्वच्छ रहें। सेल फोन को बाथरूम में न ले जाएं, खाना खाते समय सेल फोन को अपने पास न रखें, साथ ही सेल फोन को साफ करने का विशेष ध्यान रखें जिससे संक्रमण से बचाव किया जा सके। अपने मोबाइल फोन को समय समय पर ठीक से साफ करें, उसे यहाँ वहाँ न रखें और ध्यान रखिए कि आपके साथ हर समय रहने वाला आपका मोबाइल फोन कहीं आपके लिए संक्रमण का जरिया न बन जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और मोबाइल के बाद बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क और अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखने के साथ साथ राज्य को कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। किसान संगठनों का नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से किसानों की आपत्तियों का हल निकालने के प्रति है कटिबद्ध। कई किसान संगठनों ने नए प्रावधानों का किया समर्थन।
भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑपरेशनल गाइडलाइन कर दी जारी। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। ट्वीट कर कहा, उनके दिखाए मार्ग देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा करते रहेंगे। देशवासियों को प्रेरित। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब या फिर थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।